everyone, welcome back as we are doing chapter 6 International Organizations of 12th Political Science, and in last video we have discussed why there is need for international organizations और यूनाइटेड नेशन यानी यूएनओ का इवोल्यूशन कब हुआ और यूएनओ की जो डिफरेंट एजेंसीज हैं लाइक डब्ल्यूएचओ, यूनिसेफ, वो डिफरेंट एजेंसीज किस फील्ड में और क्या क्या वर्क कर रही हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं रिफॉर्म ऑफ द यूएन आफ्टर द कोल्ड वॉर, क्योंकि जब यूएन की फॉर्मेशन हुई 1945 में तो उस समय वर्ल्ड वॉर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसका एंड हुआ था। तो उस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स की सिचुएशंस कुछ और थी, बट कोल्ड वॉर के एंड के बाद वर्ल्ड पॉलिटिक्स की सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद टू सुपर पावर्स इमर्ज हुई, एक यूएस और दूसरी यूएसएसआर। बट कोल्ड वॉर के एंड के बाद यूएसएसआर कंप्लीटली जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था और अब यूएसएसआर की जगह रशिया और इसके अलावा और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं धीरे धीरे इकोनॉमिकली और मिलिट्री वाइज पावरफुल हो रही थी। तो अब जो है कोल्ड वॉर के एंड के बाद बहुत सारी कंट्रीज की यही डिमांड रही कि यूएन के फंक्शंस में, उनकी पावर्स में काफ़ी चेंजेस किए जाए। तो ये क्या डिमांड्स थी मेनली यहाँ पर डिफरेंट कंट्रीज की, यानी मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की यही डिमांड रही कि एक तो स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की यूएन का जो ऑर्गेनाइजेशन का यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज हो और दूसरा उसका जो है ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम है उसमें भी कुछ चेंजेस हों। तो स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस की डिमांड रही? डिमांड फॉर एन इंक्रीज इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स, कि अभी जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और जो अलग जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं तो उनकी संख्या अब कंट्रीज चाहती हैं कि बढ़ा दी जाए। परमानेंट और नॉन परमानेंट मेंबर्स की जो संख्या है वो इंक्रीज होनी चाहिए, ये डिमांड बहुत सारी कंट्रीज की है। नेक्स्ट है टू इंक्रीज मेंबरशिप फ्रॉम एशिया, अफ्रीका एंड साउथ अमेरिका। 3 कंटिनेंट है, एशिया लार्जेस्ट कंटिनेंट है, अफ्रीका और साउथ अमेरिका, इन तीनों कंटिनेंट की ये डिमांड है कि इनके नेशंस की मेंबरशिप को बढ़ाया जाए। एंड इम्प्रूवमेंट इन यूएन बजट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बट यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज की ये डिमांड है कि यूएन का जो बजट सिस्टम है और जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट हो। ज्यूरिसडिक्शन फॉर द यूएन, सेकेंड डिमांड है कि यूएन के ज्यूरिसडिक्शन सिस्टम में सुधार हो। टू प्ले ग्रेटर रोल इन पीस एंड सिक्योरिटी, अब बहुत सारी कंट्रीज तो ये चाहती हैं कि यूएन के जो भी पीस एंड सिक्योरिटी में इसका रोल बढ़ाया जाए। एंड कुछ कंट्रीज का ये मानना है या ये उनकी डिमांड है कि रोल टू बी कन्फाइंड टू डेवलपमेंट एंड ह्यूमैनिटेरियन वर्क लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल, ह्यूमन राइट्स। यानी कुछ कंट्रीज का मानना है कि यहाँ पर पीस और सिक्योरिटी को लेके उनके रोल को बढ़ाया जाए और कुछ कंट्रीज ये चाहती हैं कि ह्यूमैनिटेरियन लाइक हेल्थ, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉपुलेशन कंट्रोल और ह्यूमन राइट के ऊपर ये अपना अच्छा रोल प्ले करे। अब जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स कोल्ड वॉर के एंड के बाद कहाँ कहाँ और क्या क्या चेंजेस हुए हैं। चेंज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पोस्ट द कोल्ड वॉर एरा। फर्स्ट है कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन। अब कोल्ड वॉर के एंड के बाद यूएसएसआर जो है, जो सोवियत यूनियन या यूएसएसआर या सेकेंड ब्लॉक कहते हैं, वो कंप्लीटली क्या हो गया, कोलैप्स हो गया। उसके बाद जो है यूएस इमर्ज एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर, कि यूएस जो है एक अपने आप में सोल पावर, एक अपने आप में यूनि पावर उभर कर सामने आया, यानी यूएस के पास ही अब बहुत सारी शक्तियां हैं। एंड इम्प्रूवमेंट इन यूएस रशिया रिलेशनशिप, कि जब यूएसएसआर था तो यूएस का वो एक कॉम्पिटिटर था, राइवल था, दोनों के बीच में लॉन्ग पीरियड तक कोल्ड वॉर रहा। बट यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो रशिया है कंट्री, तो उसके साथ यूएस के रिलेशंस काफ़ी सुधर गए थे। एंड चाइना इमर्ज्ड एज ए फास्ट ग्रोइंग पावर। अब चाइना जो कंट्री है वो भी धीरे धीरे करके एक तरह से ग्रो कर रहा था, अपनी पावर को बढ़ा रहा था।
एंड एशियन इकोनॉमी ग्रोइंग रैपिडली। अब एशिया में पहले इनकी इकोनॉमिक कंडीशन एशियन कंट्रीज की बहुत अधिक नहीं थी, बट एशियन कंट्रीज की भी अब इकोनॉमिक कंडीशन रैपिडली ग्रो कर रही है। एंड न्यू सेट ऑफ चैलेंजेस लाइक कोल्ड वॉर या एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, अब यूएन के सामने जो वर्ल्ड लेवल की प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं, लाइक क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग है या पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हो रहा है बहुत ज़्यादा, या टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये पूरे वर्ल्ड में यानी यूएन के सामने पूरे वर्ल्ड लेवल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी वो फेस कर रहा है और उनके ऊपर भी उसने ओवरकम करना है। तो ये जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स कोल्ड वॉर के आफ्टर जो है काफ़ी चेंज हो चुका है। तो अब अगर सिचुएशंस चेंज हो गई हैं तो यूएन के फंक्शंस में भी और उनके पावर्स में भी काफ़ी चेंजेस करने की नीड है। 1945 में जब यूनाइटेड नेशन की फॉर्मेशन हुई तो उस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटीज कुछ और थी, बट आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वॉर देयर वर सम डिफरेंट वर्ल्ड पॉलिटिक्स रियलिटीज। अब जो है यूएन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की रियलिटीज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था, तो इसीलिए डिमांड डिफरेंट कंट्रीज की इंक्रीज हो रही थी कि इसमें अब काफ़ी सुधार लाने की जरूरत है, यानी काफ़ी चेंजेस होने चाहिए। Reform of structures and processes. The debate over reform of the UN Security Council की मेन जो डिमांड थी डिफरेंट कंट्रीज की यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर थी। In 1992 the UN General Assembly adopted a resolution, एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया 1992 में जनरल असेंबली के द्वारा, एंड द रेजोल्यूशन रिफ्लेक्टेड 3 मेन कंप्लेंट्स की ये जो प्रस्ताव सामने आया तो इसमें मुख्य 3 कंप्लेंट्स थी। फर्स्ट कंप्लेंट वाज द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स मतलब जो आधुनिक आज के समय में मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स की क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं वो इसे रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एंड इट्स डिसीजन रिफ्लेक्ट ओनली वेस्टर्न वैल्यूज एंड नेशंस कि जो वेस्टर्न कंट्रीज की वैल्यूज हैं और जो उनके इंटरेस्ट्स हैं यूएन जो है सिर्फ उसी को ही यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है। इवन वेस्टर्न कंट्रीज का उसके ऊपर काफी डोमिनेशन है, एंड इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन कि यूएन में यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल में इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज हैं, और 5 परमानेंट कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जस्ट आफ्टर जो सुपर पावरफुल कंट्रीज थी वही इसकी परमानेंट मेंबर्स हैं। एंड ऑन January 1st 1997 द यूएन सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान initiated an inquiry into how the UN should be reformed। अब जो है यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है कोफी अन्नान, उन्होंने 1 जनवरी 1997 को एक बैठक बुलाई और ये कहा कि कैसे ये सुधार होने चाहिए, कि कैसे अगर न्यू मेंबर्स हम बढ़ाते हैं तो उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कि कैसे एक न्यू कंट्री जो है यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन सकता है। एंड ए न्यू मेंबर इट हैज़ बीन सजेस्टेड शुड बी। अब वहाँ पर जो सजेशंस आए उनके सामने तो उन्होंने कहा कि एक कंट्री नया जो है सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कैसे बन सकता है, तो उसमें क्या विशेषताएं होनी चाहिए। फर्स्ट है मेजर इकोनॉमिक पावर, यानी कि वो जो कंट्री है जो सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनेगा तो एक इकोनॉमिकली पावरफुल होना चाहिए, एंड ए मेजर मिलिट्री पावर। अब उस कंट्री के पास मिलिट्री भी पावर होनी चाहिए, यानी मिलिट्री वाइज भी वो पावरफुल कंट्री हो, एंड ए सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूटर टू द यूएन बजट, यानी यूएन के बजट में भी वो एक अच्छा खासा कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा हो अभी तक, एंड ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉपुलेशन वाइज भी वो एक बड़ा नेशन हो, एक बड़ा राष्ट्र हो, एंड ए नेशन दैट रिस्पेक्ट्स डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, कि वो देश कंप्लीटली डेमोक्रेटिक वे में वहाँ पे रूल कर रहा, फंक्शन कर रहा और ह्यूमन राइट्स की भी वो कदर करे, रिस्पेक्ट करे, एंड ए कंट्री दैट वुड make the council more representative of the world's diversity in terms of geography and economic और culture, कि culture wise economic wise वो वर्ल्ड की डाइवर्सिटी को भी वहाँ पर रिप्रेजेंट करे। तो ये सारी
उस उनके अंदर जो इक्वालिटीज होनी चाहिए, तब जाकर वो सिक्योरिटी काउंसिल का एक नया मेंबर बन सकता है। अब ये जो क्राइटेरिया प्रपोज किया गया है कि कैसे कंट्रीज सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट या नॉन परमानेंट मेंबर्स बन सकते हैं, उनके लिए क्या कंडीशंस होनी चाहिए, तो ये जो क्राइटेरिया है ये अपने आप में काफी प्रॉब्लमैटिक है। इसके कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। लाइक अगर इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर की बात करते हैं तो उस कंट्री के पास कितनी मिलिट्री पावर होनी चाहिए और कितना वहां पे इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग हो और कितना वो यूएन के बजट में कंट्रीब्यूशन करता है। और पॉपुलेशन वाइज अगर वो एक बिग कंट्री है, यानी बहुत ज़्यादा उस कंट्री में पॉपुलेशन है, तो क्या पॉपुलेशन उस कंट्री के लिए लायबल है या एसेट है, यानी कि पॉपुलेशन उस कंट्री के ऊपर बोझ है, या फिर पॉपुलेशन जो है एक वहाँ पर एज ए ह्यूमन रिसोर्स के तौर पे काम कर रही है। एंड व्हाई शुड द इशू ऑफ इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन इन द जियोग्राफी, कि जियोग्राफिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्यों यहाँ पर इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन रखा गया है। तो बहुत सारी इसके साथ प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई हैं। इसके साथ कुछ कंट्रीज का ये भी मानना है, ये भी डिमांड है कि जो भी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं और जो उनके पास वीटो पावर है वो एबॉलिश होनी चाहिए, क्योंकि वो रेलिवेंट नहीं है। और एज ए डेमोक्रेटिक वे से अगर हम फंक्शन करते हैं, यानी यूनाइटेड नेशंस अगर डेमोक्रेटिक वे में फंक्शंस करना चाहती हैं, तो कुछ कंट्रीज के पास वीटो पावर नहीं होनी चाहिए। अब वीटो पावर है क्या? व्हाट इज वीटो पावर? The consent of all the permanent members of UN Security Council is mandatory to any resolution। कि यहाँ पर जो 5 कंट्रीज हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबर हैं, तो कोई भी एक रेजोल्यूशन पास करने के लिए इन 5 की यस होनी चाहिए। यानी इन 5 में से अगर एक का भी नेगेटिव वोट है, एक भी उसके अगेंस्ट है, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। A single negative vote from any of the permanent member can stall the decision, and this vote of denial is called veto power। ये जो एक परमानेंट मेंबर ने जो डिनाई कर दिया उस प्रपोजल के ऊपर, उसने उसमें यस नहीं की, हाँ नहीं भरी, तो वो प्रपोजल पास नहीं होगा, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। तो ये है वीटो पावर। अब कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ पर हैं जिनके पास वीटो पावर है? ये परमानेंट मेंबर्स हैं यूएस, रशिया, चाइना, फ्रांस एंड ब्रिटेन। तो इन 5 कंट्रीज के पास वीटो पावर है। और वीटो पावर को एबॉलिश करना जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है यूएन के लिए, क्योंकि ये 5 देश जो हैं अगर यूएन के जो भी काम है उनमें अगर बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो शायद वीटो पावर की वजह से अगर इनकी वीटो पावर इनसे छीन ली जाती है, तो ये कंट्रीज जो हैं दूसरी कंट्रीज की तरह यूएन के फंक्शंस में अपना बहुत ज़्यादा रुझान नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा अपना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे। तो आज का ये पूरा टॉपिक आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।